हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चार करियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए, करियर बनाओ जो टीम है वो सीआरपीएफ के सुरमाओं के लिए एमसीक्यू बैच स्टार्ट कर रखा था। अभी तक तो एमसीक्यू बैच चल रहा था, एज ए रैपिड रिवीजन आपका बैच चल रहा था, यानी सुपर फास्ट बैच चल रहा है। 40 दिन की रणनीति का आपका हम लोगों ने वादा किया था। 25 आपकी 24 क्लास पहले हो चुकी है, आज आपकी मेरी है 25 नंबर क्लास। अब देखिए, इसके साथ ही करियर बनाओ टीम ने आपको एक उपहार और भी दिया है कि संडे को स्पेशल महामैराथन क्लासेज भी स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें आपको डेली के मतलब हर संडे को संडे बाई संडे 100 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जिसमें 10 हिंदी के 10 जीके के। यानी इस प्रकार से मर्ज किया है कि आप बोर भी नहीं होगे, आपको क्लास भी अच्छी लगेगी और आपका संडे का दिन भी ऐसे बेकार नहीं जाएगा। देखिए, अभी आपको ये नहीं करना है कि अपन 7 दिन 6-7 दिन पढ़ लिए तो एक दिन रेस्ट लेना है। अब वो टेक्निक है वो नहीं अपनानी है आपको। संडे को भी आपको उतना ही पढ़ना है। संडे के लिए हम लोगों ने आपके लिए स्पेशल रिवीजन की क्लास रख दी है। यानी बाकी देखो अदर डेज हैं उनमें तो आपकी हिंदी की और जीके की क्लास वैसे चल रही है। अब संडे के लिए हम लोगों ने सोचा कि संडे आपका वेस्ट न जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आपके लिए महामैराथन क्लासेज भी स्टार्ट कर दी है। तो कल संडे को अपनी क्लास हुई थी, उसमें बहुत सारा आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज फिर से वही उसी कड़ी में देखो, आज फिर से मंडे है, संडे को महामैराथन हो जाएगी, फिर आपकी अगले संडे तक आपकी यही क्लासें कंटिन्यू चलेगी, फिर दोबारा संडे को महामैराथन हो जाएगी। वो लाइव चलती है अपनी 4 बजे से। तो ये इस मतलब आज हिंदी की आपकी 7 बजे है, वही जीके की आपकी 9 बजे जो हरीश सर की है वो लाइव लेते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही कैरियर बनाओ टीम के साथ। आपने आपके सपनों को उड़ान देने के लिए हम लोग है नई नई टेक्निक लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि रिवीजन यानी संडे का दिन आपका खराब न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये स्पेशल क्लास है, महामैराथन क्लास भी आपके लिए स्टार्ट कर दी है। तो देखिए, बढ़ते हैं क्लास की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज आपकी 25 नंबर क्लास है। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है वो विषम संधि का उदाहरण है। संधि का आपका पहला क्वेश्चन है। आपके देखिए 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 में से 25 नंबर लेके आओगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। यानी देखिए 25 की आपकी हिंदी है, यदि इधर आपका स्कोर 25 में से 25 रह जाता है और यदि जीके या फिर मैथ अदर कोई सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन को श्योर कर सकती है। तो क्लास लीजिए डेली, हिंदी को अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। बाकी देखिए, ये क्लास है वो स्पेशली तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए है। बाकी अदर सीआईएसएफ होगी, आपकी एसएससी जीडी या फिर अदर कोई भी एग्जाम जिसमें आपकी थोड़ी सी निम्नतम स्तर की हिंदी आती है उनके लिए भी है। बाकी सब्जेक्ट टॉपिक है, सब्जेक्ट वही रहना है, टॉपिक वही रहना है, थोड़ा बस लेवल का डिफरेंस है वो आता है। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है। कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। संधि पूछी गई है। संधि की मैंने बहुत बार आपको सामान्य सा परिचय बता दिया है। संधि शब्द है सम और धी, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है पास बैठना। क्या होता है, संधि के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मिलाना या जोड़ना होता है। संधि की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यदि किसी शब्द को मिलाने या जोड़ने से उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्या होता है, संयोग होता है। वो संधि नहीं मानी जाएगी, वो संयोग माना जाएगा। संधि के लिए परिवर्तन होना जरूरी होता है। तो जिस भी स्थान पे जैसा भी परिवर्तन होगा वो आपका संधि का नाम हो जाएगा। तो देखिए, विसर्ग संधि पूछी है। पहला आपका ऑप्शन है निरंतर, दूसरा है दिग्गज, तीसरा है जगदीप और 4 नंबर है आपका महिष। देखिए, निरंतर शब्द की बात करें, सबसे पहले शब्द को देखना है, उसमें मूल शब्द निकालना है। जो मूल शब्द है वो प्लस के बाद में लिखना है, जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए, और जहां भी जैसा परिवर्तन होता है वही संधि का नाम हो जाएगा। तो देखिए, निरंतर शब्द की बात करें, इसमें अंतर आपका क्या है, मूल शब्द है। अंतर इसमें आपका मूल शब्द है और नि है, यानी रे का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। यानी नि है प्लस अंतर बराबर निरंतर। बात करें संधि की तो विसर्ग का रे हो रहा है तो संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला है दिग्गज शब्द। दिग्गज शब्द की बात करें तो इसमें आपका मूल शब्द है गज। देखिए, मूल शब्द है आपका गज, जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए, यानी दिक प्लस गज। अब देखिए, परिवर्तन किसके स्थान पे हो रहा है, कै का क्या हो रहा है, गै हो रहा है। कै क्या है आपका, कै है आपका व्यंजन। अब व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन होने के कारण दिग्गज जो शब्द है आपका, इसमें आपकी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट आपका जगदीश शब्द की बात करें तो इसकी संधि विच्छेद है ईस, इसमें मूल शब्द है जगत प्लस ईस।
संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईश। अब तय का क्या हो रहा है, दय हो रहा है। संधि की बात करें तो जगदीश में भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। लास्ट आपका महिष, वही संधि विच्छेद करेंगे। ईश इसमें मूल शब्द है, महा प्लस ईश यानी मही प्लस ईश यानी समान स्वर मिल रहे हैं, बड़ी ई यानी महिष। बात करें विषक संधि का उदाहरण तो नीह प्लस अंतर बराबर निरंतर। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है सदैव शब्द में कौन सी संधि है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए सदैव शब्द की बात करें तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 2 मात्रा से टूटेगा। अब देखिए मैंने बताया था 1 मात्रा से टूटने वाला शब्द में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। यदि कोई शब्द है वो 2 मात्रा से टूटता है तो वहां संधि आपकी वर्धी संधि होगी। बात करें इसके संधि विच्छेद की तो एव है, इसमें मूल शब्द है, जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए, यानी सदा प्लस एव, आ प्लस ए बराबर आई। अब देखिए मैं बार बार आपको बताती हूँ, यदि कोई शब्द है वो 2 मात्रा से टूटता है तो बिना सोचे समझे आपको संधि कौन सी करनी है, वृद्धि संधि करनी है। तो देखिए सदैव शब्द का संधि विच्छेद तो होगा सदा प्लस एव। बात करें संधि की तो डबल मात्रा से टूटने के कारण संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है वागजाल का संधि विच्छेद होगा। वागजाल शब्द दिया गया है, उसका संधि विच्छेद कौन सा होगा। पहला आपका ऑप्शन है वाग प्लस जाल, दूसरा है वाग प्लस जाल, तीसरा है वाग प्लस जाल और 4 नंबर है आपका वाग प्लस जाल। देखिए मूल शब्द की बात करें तो चारों ऑप्शनों में आपका मूल शब्द है वो जाल दिया गया है, जो बिल्कुल सही है। बात करें देखिए वागजाल शब्द के मूल शब्द है वो आपका सही दे रखा, प्लस से पहले देखिए गय का क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा। जैसे देखिए अभी दिग्गज शब्द देखा था आपने, दिग्गज शब्द में गय का क्या हुआ था, कै हुआ था। उसी प्रकार से वागजाल शब्द में भी पहले का तीसरा हो जाएगा। व्यंजन संधि में पहले का तीसरा होता है, पहले का 5वां होता है। वागजाल शब्द में गय का क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा। कै किस में चेंज होगा, गै में, यानी पहला किस में चेंज होगा, तीसरे में चेंज होगा। और कै क्या है आपका, व्यंजन है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। और कै का क्या चेंज हो जाएगा, गै, यानी यहाँ पे गै क्या था, आधा था, तो यहाँ पे भी कै क्या आएगा, आधा होगा। यानी वर्ण में आपको कोई चेंज नहीं करना है। जब संधि विच्छेद करोगे उसको मिलाओगे तो ऑटोमेटिक परिवर्तन होगा, वही परिवर्तन करना है, बाकी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिए वाक प्लस जाल यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। शब्द दे रखा है आपका उत्कर्ण। उत्कर्ण शब्द में उपसर्ग पूछा है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उत्कर्ण आपका शब्द दिया गया है, पहला आपका ऑप्शन है उत, दूसरा है उद, तीसरा उप और 4 नंबर है आपका है। अब देखिए ये आपको पता है कि उपसर्ग परिफिक्स होते हैं, यानी शब्द के पहले लगते हैं। अब ये ध्यान में है आपको पहले लगते हैं, तो देखिए ऑप्शन है ये चारों आपके आज उपसर्ग के दिए हुए हैं। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है उत। अब देखिए उत है, उसमें उपसर्ग तो है आपका उत, लेकिन संधि की बात करें तो उद प्लस करण। अब देखिए उत क्या है आपका, उपसर्ग है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यानी उत क्या आ जाएगा, सही उपसर्ग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अब आपका बिल्कुल सही। अगला है विचार में इक प्रत्यय लगने से बनने वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है वैचारिक, दूसरा है विचारिक, तीसरा है विचौरिक और 4 नंबर है वैचारिक। देखिए यदि कोई शब्द है इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसके पूर्व पद में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखिए विचार में यदि इक जोड़ेंगे तो उसका क्या बनेगा, बनने वाला शब्द कौन सा होगा, वैचारिक। क्या होगा, वैचारिक होगा। देखिए जैसे संसार है, संसार शब्द है उसमें यदि इक प्रत्यय जोड़ते हैं, इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो पूर्व जो वर्ण है, पहला जो वर्ण है उसमें क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। देखिए जैसे संसार प्लस इक का क्या बन जाएगा, सांसारिक। उसी प्रकार से देखिए जैसे समाज है, समाज में भी यदि इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सामाजिक। तो ये फंडा है इसका। प्रत्यय है, यदि किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसके पूर्व पद में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे समाज प्लस इक यानी सामाजिक, संसार प्लस इक यानी सांसारिक, उसी प्रकार से विचार प्लस इक बराबर वैचारिक। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द है जो लुटेरा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा शब्द दे रखा है आपको, उसमें प्रत्यय पूछा है। पहला आपका ऑप्शन है एरा, दूसरा है रा, तीसरा है आ और 4 नंबर है आपका ईरो।
अब देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। तो देखिए लुटेरा शब्द, लुटेरा शब्द में प्रत्यय की बात करें तो देखिए लुटेरा ऑटोमेटिक आपके पास किसकी ध्वनि आएगी, मूल शब्द की ध्वनि आएगी। लुटेरा में लूटना क्या है, लूटना क्या है, आपकी क्रिया है, क्या है, क्रिया है। बात करें प्रत्यय की तो एरा आपका प्रत्यय है, लूटना क्रिया है। अब देखिए किसी भी क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। अभी अभी मैंने बताया। तो लुटेरा शब्द में एरा तो आपका प्रत्यय है और एरा कौन सा प्रत्यय है, कृत, कृत प्रत्यय है। और कृत प्रत्यय वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत, क्या कहलाते हैं, कृदंत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है अनोखा काम करना, दूसरा है विपरीत काम करना, तीसरा है आपका काम निकालने के बाद सोचना और 4 नंबर है आपका आराम से विचार करना। तो देखिए पानी पीकर जात पूछना, ऐसे इसका वैसे सेंस नहीं पूछा है, इसका क्या पूछा गया है, अर्थ पूछा गया है। पानी पीकर जात पूछना मीन्स अनोखा काम करना नहीं होता है, ना ही विपरीत काम करना होता है, ना ही आराम से विचार करना। यानी पानी पीकर जात पूछना यानी काम निकलने के बाद सोचना, काम निकलने के बाद सोचना। देखिए आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। पहले आपने पानी पिया फिर उसकी जात पूछी, यानी पहले आपको प्यास लगी थी, पहले आपको उससे क्या था, काम था, पहले आपको उसकी क्या थी, नीड थी, तब पानी पी लिया, उसके बाद जात पूछ रहे हो, यानी काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है शत्रु होना, दूसरा है नाक में बीमारी होना, तीसरा है कारण प्रिय होना और 4 नंबर है आपका दरिया दिल होना। तो देखिए नाक का बाल होना ना तो होता है शत्रु होना, ना नाक में बीमारी। देखिए वैसे नहीं पूछा गया है, ये मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो नाक का बाल होना यानी अकारण प्रिय होना, नाक का जो बाल होता है वो आपको प्रिय नहीं होता है, आपको उसकी कोई नीड नहीं होती है, फिर भी वो प्रकृति की देन होती है। तो अकारण क्या है, वो आपको प्रिय होता है। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है जबान पर लगाम न होना मुहावरे का अर्थ है, जबान पर लगाम न होना मुहावरे का अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है स्पष्टवादी होना, दूसरा है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, तीसरा है सदैव कठोर वचन कहना और 4 नंबर है सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो देखिए जबान पर लगाम न होना मुहावरे का अर्थ होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी नीड नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्सप्लेन करो, फिर भी आप अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी बने जा रहे हो किसी वाक्य के बारे में या फिर किसी टॉपिक के बारे में, अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ा के गा रहे हो, तो क्या नहीं है, आपकी जबान पे लगाम नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है दुख यानी सुख दुख शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करना है। पहला आपका ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है द्विगु, तीसरा है अव्ययभावी और 4 नंबर है आपका कर्मधारय। तो देखिए समास क्या होता है, समास 2 पदों का मेल होता है। समास में 2 पद होते हैं, यानी प्रथम पद और उत्तर पद। बात करें समास की शाब्दिक अर्थ की तो होता है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। बात करें समास के विलोम की तो व्यास होता है, संधि का विग्रह होता है और उपसर्ग का प्रत्यय नहीं होता है, क्या होता है, परसर्ग होता है, ध्यान में रखना। तो समास के भेद की बात करें तो हिंदी जगत में 6 पद की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। तो सुख दुख शब्द के लिए उपयुक्त समास कौन सा है, देखिए मैंने बताया था आपको, यदि अव्ययभावी जो समास होता है उसका प्रथम पद है वो लगभग अव्यय होता है या फिर यथायावत होता है या फिर लगभग है। पुनरुक्ति वाले जो शब्द होते हैं वो किस में जाते हैं, अव्ययभावी समास में जाते हैं। बात करें तत्पुरुष समास की तो वो कारकीय समास होता है, उसमें विभक्ति यानी कारक चिन्हों की प्रधानता होती है। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है, कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है और बहुव्रीहि में कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, यानी किसी अन्य के लिए रूढ़ होते हैं बहुव्रीहि समास के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो। अब द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास होता है, उसमें दोनों पद क्या होते हैं, कोई ना कोई संख्या यानी संज्ञा होती है। दोनों पद क्या होंगे, समास में पद 2 होंगे, प्रथम पद और उत्तर पद, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होंगे, कोई ना कोई संज्ञा होगी। तो देखिए सुख दुख शब्द के लिए उपयुक्त समास है सुख या दुख। समास विग्रह की बात करें तो सुख या दुख दोनों एक साथ नहीं आ सकते,
देखो अपन दुख को हावी बना ही लेते हैं, बाकी भगवान ने ऐसा अपना वो कर रखा है सिस्टम की आधे टाइम आपको दुख आता है, आधे टाइम जितना आपको दुख देगा उतना ही आपको सुख भी देगा, लेकिन अपन दुख वाले को ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं और सुख को, उस दुख के चक्कर में अपन सुख को भी दबा देते हैं, अपने सुख को भी ढंग से नहीं जीते हैं। तो सुख दुख शब्द के लिए उपयुक्त समास कौन सा है? द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि दोनों पद क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा, यानी सुख या दुख। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन शब्द की बात करें कौन सा समास है, तो पहला आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है कर्मधारय और 4 नंबर है आपका द्विगु। अब देखिए पंचानन जो कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें 2 समास होते हैं। कैसे? देखिए यदि पंचानन है वो जिसके लिए रूढ़ है, वो शब्द है यानी वो जिसके लिए रूढ़ है, जैसे शंकर के लिए शिव शंकर, भोलेनाथ के लिए रूढ़ है, त्रिलोचन के लिए जैसे त्रिलोचन है वो भी शिव शंकर के लिए रूढ़ है। तो यदि वो नाम आपको वाक्य में पहले से दिया हुआ है, यानी शिव के पंचानन को देखकर, शिव के पंचानन को देखकर, आगे जो भी वाक्य है आपका शिव के पंचानन को देखिए, तो शिव जिसके लिए रूढ़ है वो आपको पहले से दे रखा, तो यहाँ पे पंचानन शब्द है वो उसके आनन के लिए ही प्रयुक्त हुआ, यानी 5 आननों का समाहार। तो उसमें तो क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन यदि पंचानन जिसके लिए रूढ़ है वो जो शब्द है वो पहले से वाक्य में नहीं दिया होता है, तो वहां पे आपका कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन देखिए पंचानन शब्द में यदि ऑप्शन दोनों हो, यानी बहुव्रीहि और द्विगु दोनों ऑप्शन में हो, तो आपको बहुव्रीहि समास करना है, क्योंकि पंचानन शब्द है वो शिव के लिए रूढ़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है गंगाजल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगाजल शब्द दे रखा, उसमें समास पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है अव्ययभावी और 4 नंबर है आपका कर्मधारय। देखिए गंगाजल शब्द की बात करें तो गंगा का जल, समास विग्रह क्या होगा? गंगा का जल। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया तत्पुरुष जो समास है, तत्पुरुष समास को क्या कहते हैं? कारकीय समास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें कारकों की विभक्तियों का यूज होता है। तो गंगा जल यानी गंगा का जल। बात करें समास की तो तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष में भी बात करें तो संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। तो समास विग्रह होगा गंगा का जल और समास का नाम क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है शतशयी में कौन सा समास है? शतशयी शब्द दे रखा है, उसमें समास पूछा है। देखिए पहला आपका ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष और 4 नंबर है आपका द्वंद्व। अब देखिए शतशयी के समास विग्रह की बात करें तो 700 का समाहार। क्या होता है? 7 शय्यों का समाहार या फिर 700 का समाहार। तो प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। अभी अभी मैंने बताया कि जिस भी शब्द में, जिस भी वर्ड में प्रथम पद संख्या होती है कोई ना कोई, और द्वितीय पद यदि कोई ना कोई संज्ञा होती है, तो वहां पे समास कौन सा होगा? आपका द्विगु समास होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 यानी द्विगु समास आपका बिल्कुल सही आंसर। अगला है विस्तृत शब्द का विलोम क्या है? विस्तृत शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है विस्तार, दूसरा है संक्षिप्त, तीसरा है संक्षेप और 4 नंबर है आपका संक्षिप्त। तो देखिए विस्तृत क्या होता है? फैला हुआ होता है, तो उसका विलोम क्या होगा? सिकुड़ा हुआ यानी संक्षिप्त या फिर संक्षेप। इसका विस्तृत के विलोम सही देखिए संक्षिप्त और संक्षेप और संक्षिप्त, ये तीनों जो वर्ड है ये सिमिलर से है, लेकिन विस्तृत का विलोम क्या होगा? संक्षेप होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है उद्यम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उद्यम का विलोम शब्द पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है प्रवीण, दूसरा है आलस्य, तीसरा है उत्तम और 4 नंबर है आपका नृप। आंसर कीजिए उद्यम शब्द का विलोम। उद्यम का विलोम होता है आपका उद्यम किसका होता है? उत्तम का क्या होता है विलोम? आपको ऐसे याद करना उद्यम। देखिए उत्तम शब्द होगा उसका विलोम होगा आपका उत्तम का अधम। क्या होता है? अधम होता है। इधर से उठा लिया कोई बात नहीं, आपको तो आना चाहिए। उत्तम का क्या होता है? अधम होता है। जैसे अज्ञे का विज्ञे होता है, अभिज्ञे का अनभिज्ञे होता है, उसी प्रकार से उत्तम का क्या होता है? अधम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है उन्मुख शब्द का विलोम शब्द बताइए। उन्मुख का विलोम बताइए। पहला आपका ऑप्शन है प्रमुख, दूसरा है विमुख, तीसरा है सन्मुख और 4 नंबर है आपका त्रिमुख। तो देखिए उन्मुख का विलोम होता है विमुख। क्या होता है? विमुख। जैसे उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, अंतरंग का आपका बहिरंग होता है, आविर्भाव का आपका तिरोभाव होता है, आशीर्वाद का आपका अभिशाप होता है, उसी प्रकार से उन्मुख का आपका क्या होता है? विमुख होता है। यानी ऑप्शन नंबर देखिए
आविर्भाव का याद रखना, आपको बहुत बार पूछा जाता है। आविर्भाव का आपका क्या होता है? तिरोभाव होता है, ठीक है। एक अंतरंग का भी याद रखना आपको, अंतरंग का क्या होता है? बहिरंग होता है। अंतरंग का आपका बहिरंग होता है। उसी प्रकार से आशीर्वाद, आशीर्वाद शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से भी पूछा जाता है और वैसे विलोम में भी पूछ लेते हैं, तो आशीर्वाद का क्या होगा? अभिशाप होगा। एक आशीर्वाद, एक कृपा, कृपा का क्या होगा? कोप होगा। जड़ का क्या होगा आपका? चेतन होगा। क्या होगा? चेतन होगा। यथार्थ का आपका आदर्श होगा। यथार्थ शब्द के विलोम की बात करें तो आदर्श होगा। एक होता है तेजस्वी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तेजस्वी का क्या होता है? निस्तेज होता है। तेजस्वी का निस्तेज होता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो उन्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है आविर्भाव का पर्यायवाची। आप देखिए, आविर्भाव नाम दिखा नहीं कि आप सीधा विलोम टिकाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन है वो ढंग से पढ़ना है। आविर्भाव का विलोम नहीं पूछा है, क्या पूछा? आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द पूछा है, ध्यान में रखना है। तो देखिए, पहला आपका ऑप्शन है निर्माण, दूसरा है उद्भव और तीसरा है विकास और 4 नंबर आपका तिरोभाव। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। आविर्भाव जो शब्द है वो या तो वर्तनी की दृष्टि से पूछा जा सकता है, आविर्भाव शब्द पर्यायवाची में भी पूछा जा सकता है, या फिर आविर्भाव का विलोम भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना है क्वेश्चन क्या है, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या है। तो आविर्भाव का पर्यायवाची की बात करें तो क्या होता है? उद्भव होता है। बात करें अभी भी मैंने बताया आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है आशक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या है? आशक्ति का पर्यायवाची पूछा गया, बताओ फटाफट। पहला आपका ऑप्शन है अनुभूमि, दूसरा है अनुरक्ति, तीसरा है भक्ति और 4 नंबर है आपका श्रद्धा। बताइए फटाफट आंसर करो। आशक्ति का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए, आसक्ति का पर्यायवाची होता है अनुरक्ति, ठीक है। आसक्ति और अनुरक्ति, इनका आसक्ति का पर्यायवाची तो होता है अनुरक्ति, और अनुरक्ति और आसक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? पहला आपका ऑप्शन है पारिजात, दूसरा है कल्पतरु, तीसरा है देववृक्ष और 4 नंबर है आपका ये सभी। तो देखिए, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची की बात करें तो पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, देववृक्ष भी होता है, कल्पद्रुम भी होता है, कल्पद्रुम भी होता है। तो ये सभी है वो किसके पर्यायवाची शब्द है? कल्प वृक्ष के। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है अप्रमाणित, दूसरा है अनुप्रमेय, तीसरा है अप्रमेय और 4 नंबर है आपका अप्रमाणिक। तो देखिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अप्रमेय, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। ध्यान में रखना, जिसे प्रमाण अप्रमाणिक कर देते हैं अपन, बहुत बारी गलती करते हैं। देखिए, जैसा वाक्य दिया गया है उस हिसाब से, यानी उससे रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड तो देखिए ये भी है, अब एग्जामिनर बड़े ही सोच समझ के विकल्प बनाता है, क्योंकि वो आपका सिलेक्शन नहीं चाहता है, वो आपकी क्या देखना चाहता है? वो आपकी मेहनत देखना चाहता है। यदि आपने ढंग से मेहनत करी है, यानी आपने ढंग से यदि वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़े हैं, यदि आपने घास नहीं काटा है ना, यानी ढंग से पढ़े हैं, तो ही आप इसका आंसर दे सकते हो। क्योंकि चारों जो ऑप्शन है वो क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है, तो चारों एक जैसे से दिख रहे हैं। इस वजह से देखिए आंसर कौन सा होगा वो देखना आपको, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सके ऑप्शन नंबर 3, यानी अप्रमेय है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अगला है जिसकी आशा नहीं की गई हो, जिसकी आशा नहीं की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। पहला आपका ऑप्शन है प्रत्याशा, दूसरा है अप्रत्याशित, तीसरा है आशातीत और 4 नंबर है आपका अप्रत्याशा। क्या है? अप्रत्याशा। तो देखिए, जिसकी आशा नहीं की गई हो वो क्या होता है? अप्रत्याशित होता है। तो ऑप्शन नंबर अप्रत्याशित। एक देखिए होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जो जानता है वो क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। एक अक्षम्य होता है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। एक आपका अजात शत्रु होता है जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। क्या होता है वो? अजात शत्रु होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा? जिसकी आशा नहीं की गई हो मीन्स अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है कौतूहल, दूसरा है कौतूहल, तीसरा है कौतूहल और 4 नंबर है आपका कौतूहल।
तो देखिए कौतूहल शब्द कैसे लिखा जाता है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कैसे होता है, कौ होता है, फिर तू होता है, फिर हल, यानी कौतूहल। क्या होता है, कौतूहल। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। जैसे कौतूहल शब्द है उसी प्रकार से कुमुदिनी शब्द भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुमुदिनी शब्द को ध्यान में रखना है, इसमें कु भी, तू, मु भी और दी और नी बड़ी आती है, यानी कु, मु और दी तीनों क्या आते हैं, छोटे आते हैं, नी क्या आती है आपकी, बड़ी आती है। उसी प्रकार से त्योहार शब्द है प्रतिनिधि। देखिए प्रतिनिधि शब्द की बात करें तो प्रतिनिधि शब्द वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध होता है। त्योहार शब्द की बात करें तो ओ है वो एक आता है, यानी डबल नहीं आते हैं। उसी प्रकार से मिष्टान शब्द बहुत बार पूछा जाता है, उसमें नए क्या आते हैं, डबल आते हैं, ठे नहीं आता, क्या आता है, टे आता है। उसी प्रकार से सन्यासी शब्द, सन्यासी शब्द में आपके नए क्या आते हैं, डबल आते हैं। आविर्भाव का भी मैंने बताया, आविर्भाव आशीर्वाद शब्द कैसे लिखे जाते हैं। अभिष्ट शब्द है आपका, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभिष्ट शब्द सिर्फ भी की मात्रा और टे के लिए पूछा जाता है, बाकी कोई हार्ड नहीं है। एक देखिए पूछा जाता है आपका गरिष्ठ शब्द पूछा जाता है, वो ठे के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे ठे आएगा, ये टे, तो देखिए ध्यान में रखना है, गरिष्ठ शब्द में ठे आता है। उसी प्रकार से स्वादिष्ट शब्द में भी, ये देखिए आपको वर्ड है वो इजी लग सकते हैं, लेकिन गलती कहाँ करवाएगा एग्जामिनर आपसे, गलती कहाँ करवाएगा, टे और ठे में गलती करवाएगा। तो देखिए गरिष्ठ और स्वादिष्ट इन दोनों में तो क्या आएगा, ठे आएगा, लेकिन अभिष्ट और विशिष्ट ध्यान में रखना है, अभिष्ट और विशिष्ट जो शब्द है उनमें क्या आता है, टे आता है। ध्यान में रखना है इन शब्दों को। कौतूहल शब्द की बात करें तो कौ आता है, यानी डबल मात्रा, यानी अव आता है, और तू क्या आता है, बड़ा आता है। कुमुदिनी में कु, मु, दी छोटा आता है और नी क्या आती है, बड़ी आती है। इसी प्रकार से सन्यासी में नए आपके डबल आते हैं। बाकी ये बता ही दिया, मिष्ठान में नया डबल आएगा, ठे नहीं आएगा। मिष्ठान यानी मिठाई की दुकानों पे लगभग ये वर्ड गलत लिखा होता है, मिठाई लिखा होता है, तो क्या होता है, मिष्ठान होता है, ना कि मिष्ठान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है देखिए त्रिदोष, दूसरा है त्रिदोष और तीसरा है त्रिदोष और 4 नंबर है आपका त्रिदोष। तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से त्रिदोष शब्द कैसे लिखा जाता है, ऐसे देखिए, जैसे अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित, एक तो होता है अनुग्रहित और एक होता है अनुग्रह। ये अपन गलत कर देते हैं कई बार। अनु जो गृहित होता है उसमें अनुग्रहित नहीं होता, वो तो क्या होता है, अनुगृहित होता है। और अनुग्रह में क्या आता है, री नहीं आता, क्या आता है, रे आता है। तो वर्तनी की दृष्टि से इन दोनों शब्दों को भी ध्यान रखना है। आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी त्रिदोष शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही। अगला है रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य है आपका, सेंटेंस दिया हुआ है, आपको विकल्प चुनने हैं, रिक्त स्थान को भरने हैं। वही फिक्स है आपका, छोटे बच्चों की तरह 1 या 2 क्वेश्चन आपके फिक्स है और इसमें आप अपना पॉइंट बना सकते हो, इसमें अच्छा खासा स्कोर बना सकते हो। ये क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होने चाहिए, वो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करेंगे। तो वाक्य क्या है, रामू की रिक्त स्थान केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी रिक्त स्थान अधिक बुद्धिमान है। एक एक ऑप्शन को उठाओ और वहां रखो, जो जचता है वही क्या होगा, आंसर होगा। आपको ही नहीं, मेरे को ही नहीं, एग्जामिनर को भी जचना चाहिए। जच जाएगा जैसा अपन मतलब अच्छे से मेहनत करके जा रहे हैं। यदि अपन ने अपना पसीना बहाया है, यदि अपन ने दिन रात करी है, तो एग्जामिनर क्यों नहीं अपने मतलब पिघल ही जाएगा यार, इतना अच्छे से पढ़ के जाओगे तो देखिए रामू की, पहला आपका ऑप्शन है अपेक्षा। एक एक ऑप्शन को उठाओ और रखो। रामू की अपेक्षा केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। सेकंड आपका, रामू की अपेक्षा केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी उपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। या फिर रामू की उपेक्षा इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। या फिर रामू की उपेक्षा केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी उपेक्षा अधिक बुद्धिमान। आंसर कीजिए फटाफट, कौन सा है वो जम रहा है यानी जच रहा है, अच्छा लग रहा है, वाक्य शुद्ध हो रहा है। तो देखिए रामू की, मैं आपका ऑप्शन रख रही हूँ, आप बोल के देखिए। रामू की अपेक्षा केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा, क्या अपेक्षा, अब देखिए उपेक्षा क्या होता है, इग्नोर होता है। यानी रामू की उपेक्षा क्यों हुई, क्योंकि राजीव है वो उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था, उसकी तुलना में अधिक बुद्धिमान था। कई बार क्या होता है,
आप यदि किसी मैं आपका एग्जांपल दूंगी कि आप किसी की तुलना में अधिक बुद्धिमान हो तो किसी दूसरे की क्या होती है आपके सामने, उपेक्षा होती है। आपकी अपेक्षा उसकी क्या होती है, उपेक्षा होती है। आपकी तुलना में उसकी क्या होती है, उपेक्षा होती है, क्योंकि आप क्या हो, बहुत स्मार्ट हो, यानी बहुत अच्छे पढ़ते हो, बहुत अच्छा ज्ञान है आपको, बहुत मृदुभाषी हो आप, बहुत कम बोलते हो और बहुत मीठा बोलते हो, तो आपकी क्या होगी, उपेक्षा नहीं होगी, क्या होगी, आपकी अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए मैंने फटाफट आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्लास आपकी हो चुकी है पूरी 25 क्वेश्चन रोज की तरह, आज भी मैंने पूरे करवा दिए, वो भी विद एक्सप्लेन। जो 25 क्लास हो चुकी है, यदि कोई भी अपनी क्लास में नया है तो एक बार पीछे की क्लास जाके देख लेना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर देना। तो वीडियो आपका हो चुका है पूरा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।